हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके 12th के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी, और अगर बोर्ड्स के एग्जाम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरी आ सकती है। और जेई मेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मीटर ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, अच्छे से इसकी थ्योरी समझेंगे और फिर इस पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में जानना कि होता क्या है। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि मीटर ब्रिज एक इक्विपमेंट है, या बोल सकते हैं एक तरह की बड़ी डिवाइस है। आपने अपनी फिजिक्स लैब में कभी गए होंगे तो वहां पे देखा होगा, एक लकड़ी का फट्टा जैसा रखा होता है, उसके ऊपर एल शेप की दो किसी मेटल की स्ट्रिप लगी होती है और उसके बीच में एक वायर कसी होती है और कुछ तारें लगी होती हैं, डब्बा रखा होता है इस टाइप का। अगर आप कभी लैब में गए होंगे 12th क्लास की प्रैक्टिकल लैब में फिजिक्स में, तो आपने देखा होगा कि वो इक्विपमेंट है कोई जो आपके लैब में रखा हुआ है, उसे बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज यूज क्यों करते हैं, सबसे पहली बात इसको यूज किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रैक्टिकल को करने का, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमिन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। यानी कि जो आपका कोई भी मटेरियल है, सपोज मैंने आपको एक वायर दे दी, आपके क्या करते हैं प्रोफेसर जो स्कूल में टीचर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको दे देते हैं एक वायर और बोलते हैं जाओ बेटे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करके लाओ, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि जाओ बेटे इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करके लाओ। तो वो वहां पे ये नहीं बोलते कि आप इसको क्या नाप के तोल के लेके आओ, वहां पे उनका मोटिव ये होता है कि वो ये देखना चाहते हैं बच्चा कौन सी टेबल पे जाता है और कौन सा प्रैक्टिकल प्रीफर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मीटर ब्रिज पे जा रहा है तो डेफिनेटली ये इसका रेजिस्टेंस निकाल पाएगा। वायर जो हमारा मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वायर जो दी गई है, हमें स्पेसिफिकली वायर ही दी जाती है और कोई मटेरियल होता नहीं है हमारे पास में, कोई डिफरेंट टाइप की कोई और शेप या और ऑब्जेक्ट दी नहीं जाती है, तो वायर का हम निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मीटर ब्रिज दिखता कैसा है। ऑब्जेक्टिव तो हमने समझ लिया, तो एक बार मीटर ब्रिज जो होता है वो कुछ इस टाइप की शेप होती है, इस टाइप का कोई इक्विपमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, एक लकड़ी के फट्टे पे इसको रखा जाता है और ये हो गई अपनी मेटल स्ट्रिप। ये स्ट्रिप क्यों लगा रखी है, ये स्ट्रिप इसलिए लगा रखी है क्योंकि इनके बीच में एक वायर कसी हुई है। देखो यार, वायर को रोकने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट ये दोनों प्रोवाइड करती है और बीच में एक और स्ट्रिप होती है जो रेजिस्टेंस बॉक्स को और एक अननोन रजिस्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये अपना क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता होती है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, एक डब्बा होता है जहां पे आप वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस को, यानी कि ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया अपने पास में। ठीक है, ये एस मान लो आप, वो रेजिस्टेंस है जो आपको फाइंड करना है। टीचर ने बोल दिया ये लो बेटे वायर और इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लाओ, तो ये वो वायर आप कहां लगाओगे, इन दोनों के बीच में। रेजिस्टेंस बॉक्स को कहां लगाओगे, यहां पे। ये कनेक्शन बनाना ही अपने आप में क्या होता है, पहला टास्क होता है। बच्चे को अगर ये डायग्राम पता हो कि भाई एक एल शेप की स्ट्रिप होती है और एक सीधी स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप आपको लगी हुई मिलेंगी, लेकिन वायर वाले कनेक्शन होते हैं खुद से करने पड़ते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एल और एक एल वाली स्ट्रिप और एक सीधी स्ट्रिप के बीच में आप रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दोगे और जो दूसरा बच गया उस पर अपनी अननोन वायर को ले जाके लगा दोगे। और ये वायर जो होती है 1 मीटर की होती है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। क्या है कि दो एल शेप की क्या होती है अपने पास में स्ट्रिप होती है, उनके बीच में एक मीटर की वायर का ब्रिज होता है, इसे इसीलिए मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये 1 मीटर वायर यूज की जाती है जिसको हमने 100 सेंटीमीटर माना हुआ है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया होता है। अब ये तो हो गया इसका सेटअप, कि ये सेटअप हो गया। ठीक है, ये अपने बैटरी लगा दी और यहाँ पे किए, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज होगी। अब अगर हमें ये नहीं पता कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो हम मीटर ब्रिज को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन चीज जो है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व किया जाए, होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप डेफिनेटली बहुत बेसिक चीज है आपके लिए। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो सही में बहुत बेसिक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपको पता है कि इस तरह का आपने जनरली सर्किट्स वगैरह सॉल्व किए होंगे, तो इस तरह की अगर आपको कहीं पे शेप दिखती है तो आप बोलते हो ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। और इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कब बोलते हो, जब रेजिस्टेंस का एक स्पेशल रिलेशन होता है जो आपको पता चल जाए।
यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, गैल्वेनोमीटर हो, अमीटर हो, वोल्टमीटर हो, कुछ भी एनी डिवाइस लगा दें और मान लो यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी जाए। ये वो रजिस्टर मानो आप R1, ये मान लो आप R2 और ये मान लो R3 और ये मान लो R4, राइट। अब व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आमने सामने वाले, पहली बात तो ये कि 5 आपके पास में इक्विपमेंट्स होने चाहिए, 5 तरह के आप बोल लो कि एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें से 4 रजिस्टर होने चाहिए, बीच में कुछ भी लगा दो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे तो करंट जाने वाली नहीं है। रजिस्टर होने 4 जरूरी है, एक बैटरी होनी जरूरी है, ओके। अब अगर ऐसा हो जाए, 5 एलिमेंट्स दिख जाए जिसमें से 4 रजिस्टर है, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता चल जाए, क्या कि आमने सामने वालों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर हो जाए, यानी कि R1 R4 बराबर हो जाए R2 R3 के, ठीक है। अगर ये रिलेशन आपको मिल जाए तो होगा क्या, तो बीच वाले पार्ट में कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच वाला पार्ट है यहां पे कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये बनेगा अपना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अब देखो इसको रिलेट करते हैं इस वाले डायग्राम में, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करना होता है तो हम यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, राइट। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है जो हमें पता होता है, ये हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस। और ये एक वायर है, हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके अंदर, तो उसके जो एटम्स होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां की वायर का कुछ रेजिस्टेंस और यहां की वायर का कुछ रेजिस्टेंस, तो 4 रजिस्टर तो मुझे मिल गए। कंपेयर करके देखो, बीच में एक एलिमेंट और लगा हुआ है, वो कुछ भी हो, यहां पे गैल्वेनोमीटर वो एक अलग बात है। तो अगर ये व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे काम करता है तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जानी चाहिए। अगर इसमें करंट नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, एक उसमें सुई होती है जिसमें कुछ वैल्यूज लिखी होती है, वो अलग अलग रेंज की होती है। जो अपना गैल्वेनोमीटर होता है वो अलग अलग रेंज का होता है। तो जैसे ही सुई 0 से डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब उसमें कुछ करंट जाती है और करंट की वैल्यू बताता है वो भाई गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट गई है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ऐसे। तो यहां पे क्या होता है, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन है तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जानी चाहिए। और गैल्वेनोमीटर में से कब करंट नहीं जाएगी, जब इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करूं इस वायर के रेजिस्टेंस के साथ में और इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करूं इस रेजिस्टेंस के साथ में, और दोनों बराबर हो जाए आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तब क्या करते हैं, यहां पे एक जोकी लगी होती है, इसको बोलते हैं जोकी, जो एक ऐसा तीखी सी कोई मान के चलो आप छोटी सी इक्विपमेंट होती है, बहुत छोटी होती है दिखने में, उसको हम क्या करते हैं, इस वायर पे स्लाइड करवाते हैं, और जहां पे इसमें 0 होती है, सुई जो 0 पे टिक जाती है, 0 डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं जिसको, वहां पे जब टिक जाती है तो उसको बोलते हैं हम 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट। इसके लिए इसका मतलब अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही। अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो वही है हमारा व्हीटस्टोन का बैलेंस पॉइंट। और बैलेंस पॉइंट मिलने की कंडीशन क्या होती है हमें पता ही है, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब यार इसका रेजिस्टेंस तो मुझे पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का मैंने ही सेट किया है, R है, इसका मुझे फाइंड करना है। अब बात आती है कि इनका रेजिस्टेंस कैसे निकालूं। तो यार आपको पता है खूब अच्छी तरीके से कि कोई भी वायर हो उसका रेजिस्टेंस आप लिखते हैं ऐसे, R = ρL/A। रो क्या होता है, रो होता है मटेरियल की रेजिस्टिविटी। कभी कभी टीचर आपको ये भी निकालने को बोलेगा, आप रेजिस्टेंस तो निकाल लोगे, अभी तो हम रेजिस्टेंस तक बात कर रहे हैं, कभी कभी बोलेगा रेजिस्टिविटी भी निकालो। L होती है लेंथ ऑफ द वायर और A होता है एरिया, ठीक है। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा हमारे पास में ρL1A, क्योंकि जो वायर है यहां से लेके और यहां तक की मुझे बात करनी है इतने वायर के रेजिस्टेंस की, तो इतनी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो जहां यहां जितनी है यहां भी उतनी होगी। सेम ही तो मटेरियल से बनी हुई है वायर, अगर ये कॉपर से बनी है तो पूरी कॉपर से बनी है, अगर ये आयरन से बनी है तो पूरी आयरन से बनी है, ठीक है। ए क्या है, एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये चीज हम अज्यूम करते हैं कि जो वायर है पूरी की पूरी बिल्कुल सेम टाइप के, मतलब कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं है, सेम एरिया उसका क्रॉस सेक्शन का। तो इधर का जो मैं R1 मान रहा हूं रेजिस्टेंस, वो ये आ गया। सिमिलरली R2 जो होगा इधर का रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास ρL2/A, ठीक है। अब ये L1 L2 क्या है, L1 है कोई भी एक पॉइंट, मान लो मैं इस पॉइंट को अपना क्या मान रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूं, इस वाले पॉइंट को,
तो इस वाले पॉइंट से जहां पे जीरो आ रहा है, जहां पे इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो वाला पॉइंट अपने पास बन जाएगा L1, यानी कि ये दूरी। तो इसको हमने L लिखा हुआ है। L अगर लिखा हुआ है तो ये दूरी कितनी बच गई, 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी वायर 1 मीटर लंबी है। ठीक है, तो L2 की वैल्यू होगी 100 माइनस L और L1 की वैल्यू होगी L। तो भाई इनका रेजिस्टेंस भी मिल गया, इनका रेजिस्टेंस भी मिल गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए व्हीटस्टोन वाला प्रिंसिपल लगाते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो लिखा R मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना था इधर वाले वायर का, यहां से लेकर यहां तक के वायर का, इसका रेजिस्टेंस था रो 100 माइनस L अपॉन एरिया ऑफ द वायर, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए इसके। तो ये होगा S मल्टीप्लाइड बाय L। देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं ही कर रहा था और मैंने जॉकी को बार बार तार पे टच करा के देखा। तो एक टाइम ऐसा आया इस पॉइंट पे एग्जैक्टली बी पॉइंट पे क्या हुआ कि इसमें से कोई करंट नहीं गई, इसलिए मैंने मान लिया 4 रजिस्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, तभी तो बीच में से करंट नहीं गई। यही तो व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल है। तो यहां से देखो क्या होगा, रो L बाई ए, रो L बाई ए, यहां पे रो L बाई ए आएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई ए। ओके, तो यहां से क्या होगा, देखो रो से रो कैंसल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो R अपॉन एस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में L अपॉन 100 माइनस L, राइट। और जो S होगा, S मुझे फाइंड करना है, सिंपली S का रिलेशन आ जाएगा L की फॉर्म में, वो क्या आएगा, S इज इक्वल्स टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो इस तरह से फाइंड करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। अगर आपको बोला जाए कि भाई बेटे जाओ इसका रेजिस्टेंस निकाल के लाओ, तो ये आएगा रेजिस्टेंस। अब आपको ये तो होगी समझने के लिए कि कैसे समझा जाए, क्या थ्योरी होती है, सब आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, प्रैक्टिकल में लिख सकते हो, बोर्ड में लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करोगे, आपको पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि एक वायर दे दी है और आप बताओ कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको इतना सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में यहां पे जिस पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट आया उसकी लेंथ को लिखेंगे और यहां के उस लेंथ को 100 में से माइनस कर लेंगे। जैसे सपोज करो 30 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर पे यहां पे क्या गया, बैलेंस पॉइंट आ गया, यानी कि इसमें करंट 0 है। तो यहां पे कितनी डिस्टेंस बची, 70। तो आप क्या लिखेंगे, 70 मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाय 30, और S की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे बेस हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल थ्योरी हो गई इसकी, और क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन द मीटर ब्रिज द नल डिफ्लेक्शन इज शोन ऑन द गैल्वेनोमीटर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। नल डिफ्लेक्शन का मतलब वही है जीरो, इसमें करंट जीरो हो गई, कितने पे हो रही है, 30 सेंटीमीटर की, फ्रॉम वन पॉइंट। ये पॉइंट कुछ भी मान सकते हो आप, मैं मान रहा हूं ये वाला पॉइंट है वो। When a known resistance of 10 ohm is connected in parallel with another unknown resistance S, अब क्या कर दिया हमने, unknown resistance के साथ में एक और resistance जोड़ दिया 10 ओम का, तो the null deflection shows at 50 सेंटीमीटर from the same point। अब null deflection कहां पे आ रहा है, 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है सेम पॉइंट से। अगर यहां से पहले 30 पे आ रहा था तो अब 50 पे खिसक गया। तो ये unknown resistance R और S फाइंड करने हमें। ठीक है, तो देखो क्या फाइंड करना है हमें, R और S। यहां पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका भी हमें पता नहीं है बस, लेकिन इसने दो इक्वेशन बना दिए, मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस दे दिए कि पहले ऐसे किया गया प्रैक्टिकल को, फिर ऐसे किया गया, और ये आपके सामने केसेस है। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस क्या बनेगा, बिल्कुल उसी बात पे आते हैं जो पहले हमने पढ़ी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं उनको। ठीक है, तो देखो पहले केस में ये हुआ कि ये तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ R और S लगे हुए थे, और यहां से 30 सेंटीमीटर पे, यहां से 30 सेंटीमीटर पे क्या था अपने पास में, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या जीरो करंट वाला पॉइंट था। तो ये डिस्टेंस बच गई 70, क्योंकि वायर तो 100 सेंटीमीटर की है। ओके, तो अब करना क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका मल्टीप्लीकेशन। तो करेंगे R इंटू 70 इज इक्वल टू S इंटू 30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट किया, तो R बाय S की वैल्यू आ गया अपने पास में 3/7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ये पहले केस में हो गया। अब दूसरे केस में हुआ क्या कि हमें एक और रजिस्टर दे दिया गया, ये 10 ओम का। अब सर्किट कुछ ऐसा बनने लग गया, और ये डिफ्लेक्शन पॉइंट भी चेंज हो गया, और कहां चला गया, अब चला गया 50 पे।
यानी कि इस केस में क्या होगा कि ये यहां से 50 सेंटीमीटर पे आएगा और ये भी 50 सेंटीमीटर पे आएगा, क्योंकि वायर टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर की, ये 50 पे आएगा और ये पॉइंट भी 50 पे आएगा, राइट। अब क्या करना है हमें इस केस में, अगेन वही, अगर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट किसी भी डिस्टेंस पे आए, मतलब उसका यही है कि यहां से करंट नहीं जाने देगा वो, और यहां से करंट नहीं जाएगी तो ये व्हीटस्टोन को फॉलो करेगा, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ से, तो लिखूंगा डायरेक्ट R मल्टीप्लाइड बाई 50 और वो बराबर होगा ये वाला रेजिस्टेंस टोटल। अब देखो यहाँ पे कुछ भी लगा सकता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी लगा सकता है, तो आपको पहले उसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना लेंथ से। तो लेंथ पहले लिखी 50 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो ये दोनों किस में, देखो किस में नजर आ रहे हैं, दोनों पैरेलल में। पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को नीचे जोड़ दो, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा s इंटू 10 और दोनों का सम आएगा s प्लस 10। ये बन गया अपने पास में एक्सप्रेशन दूसरा। अब 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा अपने पास में RS प्लस 10R इज इक्वल्स टू 10S। अब आप यहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, R की या S की, कोई भी वैल्यू फाइंड करो, यहां पे पुट कर दो, एक वैल्यू आ जाएगी। देखो R की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं यहां से, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3S/7 हो जाएगी, तो 3S/7 लिख देते हैं यहां से। तो R की वैल्यू लिखी 3S/7 इंटू S प्लस 10 3S/7 इज इक्वल्स टू 10S। अब ये एक S में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहां से क्या हो गया है, R की वैल्यू हमने लिख दी 3S/7, S पहले से ही है, R की वैल्यू अगेन लिख दी और S पहले से ही है, तो S में क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की कि 3/7 S स्क्वायर प्लस 30/7 S और माइनस इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 10S। अब इसको आप इसके रूट्स बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 LCM लेके, तो बन जाएगा 3S स्क्वायर और प्लस 30S माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो ये आ रहा है माइनस 40 इधर जाएगा तो S की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 40/3, ये 70S है, ठीक है। यहां पे ये कितना हो जाएगा माइनस 40S इधर जाएगा, S कैंसिल आउट, तो S की वैल्यू हो जाएगी 40/3, यानी कि एक रेजिस्टेंस आ गया अपने पास में कितना 40/3। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू थी 3/7 इंटू S की वैल्यू हमने फाइंड करी अभी 40/3, तो रख देते हैं 3/7 इंटू 40/3, तो ये आ गया अपने पास में 40/7 ओम। तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ओम आएगा ये। जो भी आपको रेजिस्टेंस पूछा जाए, यहां पे देखो आपको जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि यहां पे ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है जो आप खुद से प्रैक्टिकल करके उसको वेरी करा सकते हैं, लेकिन यहां पे वैसा नहीं था। यहां पे 2 केसेस दे दिए जिसकी वजह से आपको उसकी जरूरत ही नहीं फील हुई। तो क्वेश्चन कैसा भी आए, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप हमारे डाउटनेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।